पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति स्टार्ट कर लिया था और हमने भाग 1 में भारत की स्थिति के बारे में पढ़ा। हमने भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्ञात किया और भारत के उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आज हम भारत के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। बच्चों, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ये जो विस्तार आपको दिखाई दे रहा है उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में, वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये तो थी इसके विस्तार की बात। अब देखते हैं कि भारत का विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सा है। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% अपने पास रखता है, यानी कि 2.4% में भारत का विस्तार है। ये देखिए बच्चों, ये विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति है और हमारा जो हिस्सा है वो 2.4% है। अब देखते हैं कि भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो देखते हैं ऐसे कौन से देश हैं जो हमारे से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। ये देखिए, जो पहला नाम आता है वो है रूस का, यानी रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा बड़ा देश है कनाडा, तीसरा बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा स्थान आता है चीन का, पांचवा स्थान आता है ब्राजील और छठा स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का। बस इसी के बाद में भारत का भी नाम आएगा, यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। बच्चों, पेन और कॉपी अपने पास रखिए, क्योंकि एक बार मैं फिर से कहूंगी, ये फैक्चुअल चैप्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और आप इसे लिखते रहिए। देखिए, ये भी एक लिखने वाली बात है कि भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन कौन से हैं। ये देखिए, भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा का मतलब समझते हैं आप, यानी कि भारत की वो सीमा जो कि अन्य देशों से लगती है, यानी कि समुद्र से नहीं मिलती है, उसे हम कहते हैं स्थल सीमा। जो स्थल सीमा रेखा है उसकी लंबाई है लगभग 15,200 किलोमीटर। ये 15,200 किलोमीटर जो स्थल सीमा रेखा है, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये देखिए बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पर ये समाप्त होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? भारत की स्थल सीमा रेखा, और इसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक और प्रश्न भी बनता है कि ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। तो इसका जवाब क्या होगा कि ये 15 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से यह सीमा रेखा लगी हुई है। तो आपको याद रखना है कि स्थल सीमा रेखा हम किसे कह रहे हैं। अब बात करते हैं हम समुद्री तटीय लंबाई की, कि भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उसकी लंबाई कितनी है। ये देखिए, जिस प्रकार हमने भारत की स्थल रेखा देखी जो कि 15,200 किलोमीटर थी, उसी प्रकार भारत की जो समुद्री तट रेखा है उसमें हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा को भी सम्मिलित किया है और लक्षद्वीप की तट रेखा को भी सम्मिलित किया है, और ये लगभग कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर। इसमें भी 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देख लेते हैं वो कौन से 9 राज्य हैं। ये देखिए, गुजरात से शुरू करते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो हुए राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न भी हम पूछ सकते हैं कि ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के उत्तर में क्या स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसे आप भारत का मुकुट भी कहते हैं।
लेकिन इसका विस्तार केवल उत्तरी भाग में नहीं है बल्कि उत्तर पश्चिम में है। ये देखिए, ये उत्तर पश्चिमी भाग, और इसका विस्तार उत्तर में भी है और इसका विस्तार उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी है। यानी कि इसका विस्तार 3 तरफ है, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग। यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है कि यह विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। अब आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछ सकती हूँ कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है भारत में? उसका जवाब होगा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम हुई और सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी हुई? हिमालय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के दक्षिणी भाग के बारे में। बच्चों, हम आकार की बात कर रहे हैं तो देखेंगे कि भारत का जो दक्षिणी भाग है उसका आकार कैसा है। आपने गणित के सवालों में त्रिभुज तो बहुत बार बनाया होगा और अक्सर त्रिभुज बनाते समय आप इसका शीर्ष ऊपर रखते हैं और आधार नीचे रखते हैं, लेकिन भारत का जो दक्षिणी भाग है वो त्रिभुज से थोड़ा सा उल्टा है। यानी कि वो त्रिभुजाकार तो है लेकिन इसका आधार, ये देखिए, ये बिल्कुल त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे इसका जो त्रिभुजाकार आकार है इसका आधार उत्तर में है और शीर्ष दक्षिणी भाग में है। तो भारत का दक्षिणी भाग कैसा हुआ? त्रिभुजाकार, लेकिन आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण में। आप इंपॉर्टेंट बातें नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया था कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। आपको फिर से याद दिलाती हूँ कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यदि हम इसकी गणना करें कि इनका विस्तार कितना फैला हुआ है तो ये लगभग कितना होता है? 30 डिग्री के अंदर इसका विस्तार आएगा। लेकिन फिर भी जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो कम क्यों है? पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। याद आया आपको कुछ? उसी प्रकार उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। ऐसा क्यों? जब दोनों का विस्तार ही 30 डिग्री के विस्तार में फैला हुआ है तो ये संख्याओं का अंतर क्यों आता है? पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार अधिक है जो कि 3214 है। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और इसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी थोड़ी और अधिक जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अपनी नज़रें सिर्फ बोर्ड पर रखिए और देखिए कि किस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुँच पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखते हैं। ये देखिए, भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर समाप्त होता है ना। यहाँ पर जो लगभग इनका अंतर आता है दोनों का वो कितना है? 30 और इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है। उसी प्रकार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का भी जो अंतर आएगा वो आएगा 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ये 2933 किलोमीटर है और यही हमारा प्रश्न है। माइंड को अच्छे से मेकअप कर लीजिए आप कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे दे पाएंगे। देखते हैं कि भारत जो विश्व में अक्षांश रेखाएं मैंने आपको बताया ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं की मदद से हम किसी भी देश की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन आज हम क्या ज्ञात करेंगे कि भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार में इतना अंतर क्यों है। ये देखिए बच्चों, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 15 डिग्री अक्षांश रेखा है और ऐसे शुरू करते करते हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार दक्षिण में भी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश स्थित है। तो बच्चों, जो एक एक करके हम 90 डिग्री पे पहुंचते हैं, इनमें से हर एक अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है वो हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। 111 किलोमीटर, यानी कि हर एक अक्षांश के मध्य कितनी दूरी हुई? 111 किलोमीटर। उदाहरण के लिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और मैं यदि यहाँ पर 1 डिग्री अक्षांश को अंकित करूं तो 0 डिग्री से 1 डिग्री के मध्य अंतर कितना है?
111 किलोमीटर। आपको इस फैक्ट को याद रखना है। चलिए अब देखते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो कौन सी होती है और उनकी गणना भी हमें इस प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगी। ये देखिए, ये मुख्य देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर रेखाएं, और इसके पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध और पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। बच्चों, जिस प्रकार हर एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर थी क्योंकि वो सीधी थी। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो कैसी होती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा के अलावा सभी देशांतर रेखाएं थोड़ी सी वक्रित होती है और इनकी जो मध्य की जो दूरी होती है वो ध्रुवों की तरफ जाने पर धीरे धीरे कम होती जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे देशांतर रेखाएं ध्रुवों की तरफ जाएगी वैसे वैसे इनके मध्य की दूरी कम होती जा रही है। इसकी सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? इसकी सर्वाधिक दूरी होती है 111.32 किलोमीटर और वो भूमध्य रेखा पर। इसके बाद आप जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे इनके बीच की दूरी में अंतर आ जाता है, यानी कि ये कम होती जा रही है। ये देखिए बच्चों, जो भारत का जो विस्तार है उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं दोनों का रोल है। तो जो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट है, यहाँ पर तो हमने देखा कि इनकी दूरी, मध्य की दूरी एक जैसी होती है, 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जो देशांतर रेखाओं का जो रोल है वो किस प्रकार है? इस प्रकार, यानी ये वक्रित है। तो इनके बीच की दूरियां कम होने की वजह से भारत का जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वो 2933 किलोमीटर ही रह जाता है, जबकि उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। यहाँ पर आप इस उत्तर को बहुत अच्छे से भी लिख सकते हो कि देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम इसलिए है क्योंकि अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी प्रत्येक अक्षांश पर 111 किलोमीटर है, जबकि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी प्रत्येक देशांतर पर भिन्न है। इसीलिए भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार में अंतर आ जाता है। अब बात करते हैं हम भारत के मानक समय की। क्या होता है भारत का मानक समय? कुछ याद आया? आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमने भारत की मानक समय यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो किसे मान रखा है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को। आपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि भारत का मानक समय हम कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से। अब ये ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? आइए देखते हैं। ये देखिए, ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इसी के अनुसार हम पूरे विश्व की घड़ियों को पढ़ते और समझते हैं। यदि हम पूर्वी गोलार्ध में चलें तो यहाँ पर भी 180 डिग्री रेखाएं खिंची हुई है और यहाँ पर भी 180 रेखाएं खिंची हुई है पश्चिमी गोलार्ध में भी। हर एक डिग्री में 4 मिनट होता है। देखो बच्चों, हर एक डिग्री में 4 मिनट होता है। ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, यानी इनके बीच का जो अंतराल है हम उसे क्या कहेंगे कि ये 4 मिनट है। ठीक है। यदि मैं 0 डिग्री से 15 डिग्री पूर्व में आ जाऊं तो यहाँ पर कितने मिनट हो जाएंगे? 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 15 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? सही, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का अंतर यहाँ पर हो जाएगा। यदि 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बज रहे होंगे? 1 बज रहे होंगे। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ टाइम आगे रहता है और पश्चिम की तरफ टाइम पीछे रहता है। अब भारत के मानक समय की बात करते हैं कि भारत का मानक समय हमने कैसे निकाला। ये देखिए, ये 15 डिग्री देशांतर, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 75 डिग्री और ये जो रेखा है ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का अर्थ क्या हुआ कि भारत ग्रीनविच रेखा से समय में कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपने अक्सर अपने मोबाइल डिवाइसेस में IST शब्द ज़रूर सुना होगा। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे ज़्यादा है। आप कॉपी और पेन लेकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरीके से हमने इसके टाइम को निकाला है। ठीक है, याद रखेंगे हर 1 डिग्री पर 4 मिनट और प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 मिनट 1 घंटा हो जाता है। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो हमने मानी है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसके हिसाब से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को हम प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी मानते हैं। इसके दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाएं और बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और हम देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी भी स्थान का समय निर्धारण कर सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया, आप इसे नोट भी कर लीजिए। ये आपके नोट करने के लिए ही है कि हर 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 15 डिग्री में 60 मिनट हो जाते हैं। ये देखिए, जो भारत का मानक समय है वो हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा माना, जो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब देखते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो तो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ये देखिए, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से प्रारंभ हो जाता है और समाप्त कहाँ होता है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। यानी कि ये क्षेत्र ग्रीनविच मीन टाइम से और भी आगे है, क्योंकि ये और अधिक पूर्व में है। यदि हम भारत में एक ही समय रेखा को ना रखते जो कि 82.5 डिग्री है, तो फिर हमारे यहाँ पर डे लाइट सेविंग नहीं हो पाती। डे लाइट सेविंग का मतलब क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश हमें मिल रहा है उसके अनुसार हमारी दिनचर्या चलनी चाहिए। हमने उस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए इन दोनों के बीच का टाइम निकाल लिया। अब देखिए, यहाँ पर सूर्योदय पहले होगा और यहाँ सूर्योदय बाद में होगा, लेकिन हमें पूरे भारत में एक ही समय रखना था, इसलिए हमने क्या किया, 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच की एक देशांतर रेखा ले ली, और वो कौन सी थी, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ईस्ट। यानी कि 68 और 97 के बीच में कौन सी रेखा आई, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। इसे हम भारत की यामोत्तर रेखा भी कहते हैं और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। बस इसी के अनुसार हमने हमारे समय को एडजस्ट कर लिया है और आज पूरे भारत में अलग अलग घड़ियां नहीं बल्कि एक ही घड़ी से पूरा देश चलता है और सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी इसी घड़ी से चलती है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो आपको ये टाइम निकालना ज़रूर समझ में आ गया होगा और आपने देखा कि किस प्रकार भारत ने एक बीच की व्यवस्था निकाली, क्योंकि आपको पता है 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच का जो अंतराल है वो 30 डिग्री है और हमने क्या किया, इनके बीच का एक बिंदु ले लिया जो कि 15 डिग्री है। इधर से भी 15 डिग्री और इस स्थान से भी 15 डिग्री और इन दोनों के जो मध्य का स्थान आया वो 82.5 डिग्री था और हमने इसी को हमारा मानक समय बना लिया। परीक्षाओं में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कन्याकुमारी और कश्मीर की दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है, तो देखते हैं इसका उत्तर। ये देखिए, ये कन्याकुमारी का अक्षांश है और आपको ये याद हो चुका होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये स्थान 0 डिग्री के निकट, मान लीजिए कि यहाँ पर ये 0 डिग्री है तो ये 0 डिग्री के निकट स्थित है और आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा और उसके निकटवर्ती भागों में, और क्योंकि कन्याकुमारी भी भूमध्य रेखा के निकटवर्ती भागों में शामिल है इसलिए वहाँ पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है, यानी 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। लेकिन जो कन्याकुमारी है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, जो कश्मीर है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के नज़दीक स्थित है और यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और आपको याद होना चाहिए कि कर्क रेखा के ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है और कर्क रेखा के नीचे का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ेगी,
जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित होगा, यानी कि उत्तरायण के समय। जब उत्तरायण होता है तो सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेगी और इसके फलस्वरूप कश्मीर में जो ग्रीष्म ऋतु होगी उसमें दिन की अवधि बड़ी होगी और रात्रि छोटी होगी। इसके विपरीत जब सूर्य फिर से मकर रेखा पर चला जाएगा तो यहाँ पर दिन की अवधि छोटी हो जाएगी और रात की अवधि बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों, हमने ये जाना कि किस प्रकार कटिबंधों के कारण, उष्ण और कटिबंधों, शीतोष्ण कटिबंधों के कारण और भूमध्य रेखा से दूरी के कारण कश्मीर और कन्याकुमारी की जो दिन रात की जो अवधि है उसमें अंतर पड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे भाग 3 में। थैंक यू।